नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की केवीएस पीजीटी की क्लास में, जहां हम करने वाले हैं भाई आज नया गद्य का विषय। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे गलता लोहा। लिखा किसके द्वारा गया है सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा बच्चों हमारी पहली 4 या 5 क्लासेस और हो चुकी हैं, जहां पर हम पढ़ चुके हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ नमक का दरोगा। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं कृष्णा सोबती का मियां नसरुद्दीन। अपू के साथ 2.5 साल भी आप पढ़ चुके हैं और पढ़ चुके हैं विदाई संभाषण भी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों को क्लासेस अच्छी लगी हुई होंगी। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देखें। एक ही क्लास में आपका सारा विषय कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पढ़ने का तरीका बच्चों क्या है, सबसे पहले हम कोई विषय पढ़ते हैं, उसके बाद जो हमने गद्य पढ़ा, जो हमें गद्य दिया गया है, जैसे कि आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले गलता लोहा पढ़ेंगे, फिर उससे जुड़ी हुई हम करेंगे प्रश्नोत्तरी। तो यही रहता है हमारे पढ़ने का तरीका। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास भाई वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि बच्चों को क्लास पसंद आ रही है या नहीं। बच्चों ये है आपके टेलीग्राम चैनल का नाम, रिजल्ट गुरु ग्रुप। टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ से ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा भाई, क्लास की जो भी जानकारी है, क्लास की आपको पीडीएफ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी हमने टिक लगाया है सभी कुछ वहाँ से मिल जाएगा आसानी से। चलिए पढ़ने की शुरुआत करते हैं। हम कैसे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, एनसीईआरटी की किताबों में भाई जैसा दिया गया है आरोह में, हम वैसा का वैसा ही पढ़ रहे हैं। अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। कहा क्या जा रहा है, एक बार चाहे तो फिर से पढ़ लें। अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। कहा क्या जा रहा है कि जब भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा हो, जब भी आपके अंदर वेदना कुछ ज़्यादा बढ़ गई होती है, आप क्या करते हैं, वेदना की स्थिति में अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे, कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर वेदना की स्थिति में आपकी आंखों से क्या है, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आप मन भर कर रो लेते हैं, उसके बाद आप जो निश्चय करेंगे, उसके बाद आप जो डिसीजन लेंगे, जो निर्णय लेंगे, वो क्या है, वो ज़्यादा विवेकपूर्ण होगा। उसमें भाई आपकी बुद्धि साफ रूप से आपकी बुद्धि झलकेगी। अब क्या ध्यान देना है कि भाई अगर विवेकपूर्ण निर्णय लेना है तो भाई रोना एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। समस्या कहाँ आती है कि अगर आप नहीं रो रहे हैं, अगर आप अपने इमोशंस दबा रहे हैं, तो उतना अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे जितना अच्छा डिसीजन एक सामान्य इंसान ले सकता है। अच्छा ये कहाँ की पंक्ति है, दाज्यू की पंक्ति है। दाज्यू लिखी किसकी हुई है, जिसने लिखी है गलता लोहा। बताएं किसकी लिखी हुई हो सकती है, भाई शेखर जोशी की। थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ते हैं उनका। जन्म कहाँ हुआ है, जन्म हुआ है सन 1932 में, अल्मोड़ा उत्तरांचल। जन्म स्थान थोड़ा महत्वपूर्ण है। रचनाएं देख लें, कोसी का घटवार कहानी है, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, कहानी संग्रह है इनकी। एक पेड़ की याद शब्द चित्र संग्रह है। सम्मान इन्हें मिला है पहल सम्मान। अब थोड़ा सा परिचय देख लेंगे। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था, युग के अंत वाला समय था। अब 6ठे दशक से क्या अभिप्राय है, 1950 से लेकर 1960 तक का समय। भाई 6वां दशक, दशक से क्या अभिप्राय है, 10 सालों का समय। 6वां दशक अर्थात 1950 से लेकर 60 तक का। जब भी आप बात करते हैं 20वीं सदी की, तब आप कब से कब तक का साल गिनेंगे, 1900 से लेकर 1901 मानकर चलिए, 1901 से लेकर सन 2000 तक की बात करेंगे आप 20वीं सदी में। जब बात आती है 21वीं सदी की, तब आप कहाँ से, तब आप सन 2000 से कहाँ तक लेंगे भाई, 2100 तक। ऐसी बातें करते हैं। आपका क्या चलता है, 100 साल पीछे वाला हम गिन रहे हैं, आगे वाला नहीं। ये मत सोचिएगा अगर हम 20वीं सदी की बात कर रहे हैं तो आपका 2000 से 2100 होगा, गलत हो जाएगा। तो अभी सोचकर बताइए कौन सी सदी चल रही होगी। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की, और देखते ही देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान दिया होगा बच्चों, 1960 के दशक में ही क्या चलता है, आपका नई कहानी आंदोलन चलता है। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का नाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका स्थान अनंतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जगजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा।
शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पॉलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानियां दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का भी निर्माण हो चुका है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। गलता लोहा क्या है? शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज की जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविकता अर्थ गांभीर्य उतना ही ज्यादा है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किस परिस्थिति के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। अब क्या है, पात्र आपका कौन है? मुख्य पात्र है मोहन। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता ही नहीं, उनके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। गलता लोहा, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट काट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते अब यह काम नहीं रह गया है। यही क्या, जन्म भर जिसे पुरोहिताही के बावजूद बूते पर उन्हें घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। जजमान लोग उनके निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उनसे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी कहा जा सकता था। कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय ना समझता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं कि पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का उसे अभ्यास ही नहीं है और ना वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। बात क्या थी? पिताजी कहते हैं कि मैं इतनी चढ़ाई नहीं चढ़ सकता। किस लिए कह रहे होंगे कि तुम हाँ करो कि हाँ चलिए पिताजी मत जाइए, मैं जा सकता हूँ। लेकिन मोहन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा और उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह जो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आई। वह बोला, मास साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चहार दीवारी के भीतर उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया था। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़क कर आवाज, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वहीं सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उसका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डालते।
पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेटे खाई थी या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ा बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका कारण शायद यह रहा था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझ रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह के सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ 13 का पहाड़ा सुना। तो 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर रखा था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। तेरे एकदम तेरे तेरे दूनी 24 सडाकू। एक संटी उसकी पिंडलियों पर मांस साबने लगाई कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की ही मतबुद्धि रही होगी या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास साहब त्रिलोक सिंह ने उसे लाए हुए बेत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दशैतियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की थी नहीं। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ था कि बाप ने उसे धौंकनी फूकने या सान लाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया था। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सीखने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोकी सिंह उसे अपना पसंद का बेत चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे, और जरा सी गलती होने पर छड़ बेत हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली थी, और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम से आफर के धनराम का आफर कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर लेते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यही उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने पर भी यह सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्यावसनी बालक का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मेहमान खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर गांव लौट आता। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतर ही रहा था तब मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। तो पहाड़ी के दूसरे ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले दिन की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पलित आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार तक पहुंचने में सफल हो गए। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रह गए।
बिरादरी की एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहां 4 प्राणी है, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख भी जाएगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। उनकी आंखों में पानी छलकने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया था। मोहन थोड़ी दही तो ला दी बाजार से, मोहन ये कपड़ा धोबी को तो दिया, मोहन 1 किलो आलू तो लिया। औरत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था, और अपने घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बधाई लेख पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजारना पड़ता। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भरती। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उनके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहा था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। तब लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती, इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने किसी परिचित के प्रभाव में उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल, घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया। मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों, फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के बारे में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते। मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगाने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेत से निकलकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन के लौटते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर से वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही न हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। किसी काम काज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना भी पड़ जाए तो खड़े खड़े बातें निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहरों में रहने के बावजूद मोहन गांव के इन मान्यताओं से अपरिचित हो, ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गुलाई में मरने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सणसी पकड़कर वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला।
मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से किया हुआ कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति में उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसे धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक सी चमक थी जिसमें ना स्पर्धा थी, ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। अब क्या है, कहानी आपकी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं बच्चों को कहानी पढ़कर अच्छा लगा होगा। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने कहानी पढ़ी होगी, क्या है, एक राजा है, रानी है, अंत तक कहानी क्या होती है, सुखद अंत हो जाता है। आपको नहीं लगता कि हम जो रेखा चित्र पढ़ रहे हैं, जो हम कहानियां पढ़ रहे हैं, उनका अंत कहीं कुछ अचकची पर हो जाता है? हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देख पाते कि हाँ आगे क्या हुआ होगा, थोड़ा सा और बताओ। क्या भाई उसके बाद मोहन ने क्या किया, कोई अपनी दुकान खोल ली? उसके बाद क्या मोहन भी ऐसा काम करने लगा? क्या मोहन फिर वापस अपना हंसुआ लेकर चला गया खेत में? उसके बाद मोहन का क्या हुआ, कुछ नहीं पता। पहले क्या हुआ था, बातें बता दी गई, लेकिन एक जगह पर छोड़ दिया जाता है। भाई अगर आप देखेंगे साठोत्तरी कहानी से या साठोत्तरी कहानी के बाद की कहानियों में आपको ये विशेषता दिखाई देती है बहुत ही भरपूर, कि भाई अब क्या है, जो पहले आपको दिखाई देता था, पहले की कहानियां क्या हो रही हैं, पहले की कहानियों में आपको दिख रहा है कि हाँ ठीक है, राजा रानी है, सुखद अंत है, सब खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। यहाँ आपको आरंभ तो मिला, लेकिन कहानी का अंत कहाँ होता है भाई? आपके पाठक की सोच पर अंत होता है कि आप अब जहाँ तक सोच ले जाएं। एक अच्छे मोड़ पर आपको लेखक ने छोड़ दिया, कहानीकार ने छोड़ दिया, बाकी का काम आपका खुद का है। चलिए, अब भाई पीछे बच्चों ने पढ़ तो लिया होगा, अब करेंगे उससे जुड़ी हुई बच्चों प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी पर ध्यान देंगे। पूछा जा रहा है, ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में बैठना नहीं चाहते थे क्योंकि? भाई ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में क्यों नहीं बैठना चाहते थे, देखकर बताएंगे। वे उन्हें श्रेष्ठ समझते थे, वे शिल्पकारों को नीचा समझते थे, वे उन्हें गरीब समझते थे, वे उन्हें मूर्ख समझते थे। भाई वे उन्हें श्रेष्ठ समझते थे ऐसा तो नहीं हो सकता। ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में क्यों नहीं बैठना चाहते थे? वे शिल्पकारों को नीचा समझते थे। यह है आपका सही उत्तर। सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ बताएं। देखें और बताएं कि सांप सूंघ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सांप का काटना, सांप का चाटना, चुप हो जाना या खो जाना, कौन सा होगा बच्चों सही उत्तर? भाई सांप सूख जाना, जब आपको सांप सूंघ जाता है तो क्या होता है, आपकी स्थिति कैसी रह जाती है, बीच में अटक जाती है, आपको ये नहीं समझ आता कि इसके बाद क्या करना चाहिए। चलिए, तो भाई दो का क्या होगा, सांप सूंघ जाना अर्थात चुप हो जाना, एक ही जगह वैसे का वैसा ही खड़े रह जाना, स्तंभित हो जाना। कहानी में गोपाल सिंह कौन है? गोपाल सिंह की बात की गई थी, क्या बताया गया था? गोपाल सिंह कौन थे? दुकानदार थे, सब्जी वाले थे, गीतकार थे या अध्यापक थे? तो क्या कहा गया था गोपाल सिंह के बारे में कि गोपाल सिंह क्या है? तो गोपाल सिंह है भाई आपके दुकानदार। इन्हीं दुकानदार से ही बातचीत चल रही थी। गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है? पाठ के लेखक तो बच्चों को याद ही होंगे, गुप्ता हैं, जोशी हैं, गुप्ता है, जोशी हैं। शेखर, शेखर, नीरज, नीरज, तो शेखर जोशी जी हैं भाई। लेखक कौन है? शेखर जोशी हैं, आधुनिक काल के बड़े ही विशिष्ट लेखक हैं और भाई नई कहानी आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। शेखर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, देखेंगे और बताएं। 1938, 1932, 33 या 1930? तो भाई शेखर जोशी का जन्म हुआ था 1930 मथुरा में, 1932 अल्मोड़ा में, 1933 बिहार में या फिर 1938 आगरा में, देखकर बताएंगे। तो भाई शेखर जोशी का जन्म कब हुआ है, देखें और बताएं। चलिए, भाई शेखर जोशी का जन्म कब हुआ है? शेखर जोशी का जन्म हुआ है 1932 अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न देखेंगे। शेखर जी को निम्न में से कौन सा सम्मान मिला था? जोशी जी को निम्न में से कौन सा सम्मान मिला था, देखें और बताएं। दादा साहब फाल्के, मैग्नेस, मीरा या पहल सम्मान? पीछे ही बताया था बच्चों, सबसे पहले पृष्ठ में हमने कोटेशन पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि उन्हें कौन सा सम्मान दिया गया। देखें और बताएं कौन सा सम्मान दिया गया था उन्हें। तो भाई उन्हें दिया गया था पहल सम्मान।
अच्छा, पीछे हमारा एक प्रश्न था बच्चों, ठीक है, गोपाल सिंह कौन थे? चलिए ठीक है, नहीं नहीं थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन सही है आपका उत्तर। आगे देखेंगे, शेखर जोशी की मूल रूप से, शेखर जोशी जी मूल रूप से क्या है? कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, इनमें से कोई नहीं। पीछे ही आपने उनकी कहानी पढ़ी है, कहानी भी पढ़ी थी, और आपने परिचय में ये भी पढ़ा था कि उनके कई कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें आपका कोसी का घटवार, साथ के लोग, द्याचू बहुत ही फेमस है। गलता लोहा कहानी में किस पर टिप्पणी की गई है? समाज के जातिगत विभाजन पर, शिक्षा की उपलब्धता पर, बेरोजगारी पर, गुलाम जीवन पर। तो किस पर टिप्पणी की गई थी? भाई टिप्पणी की गई है समाज के जातिगत विभाजन पर। बेरोजगारी पर उस हद तक टिप्पणी क्यों नहीं की गई है? क्योंकि अगर सही मौका मिलता मोहन, क्योंकि मोहन तो भाई प्रतिभावान थे ही थे, लेकिन अगर उन्हें सही मौका मिला होता तो बहुत अच्छे विद्यार्थी बनते, बहुत अच्छी नौकरी भी पाते। विद्यार्थी तो वो थे ही बहुत अच्छे, लेकिन समस्या कहाँ आ जाती है? परिस्थितियाँ। मोहन किस परिवार से संबंध रखते थे? गरीब लोहार, अमीर लोहार, गरीब ब्राह्मण या अमीर ब्राह्मण? तो गरीब ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे, इसीलिए उनके पिताजी का क्या मानना था कि बेटा कुछ कर गुजरेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। आगे देखें, मोहन पढ़ने में कैसा छात्र था? औसत छात्र था, मंद था, मेधावी था, इनमें से कोई नहीं। तो मोहन पढ़ने में बहुत ही मेधावी छात्र था। धनराम कहाँ रहता था? धनराम के बारे में बातचीत की गई थी कि धनराम कहाँ रहते हैं? स्वर्णकार टोले में रहते हैं, स्वर्णकार टोले में रहते हैं, शिल्पकार टोले में रहते हैं, ब्राह्मण टोले में रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपके धनराम कहाँ रहते हैं भाई? धनराम रहते हैं, धनराम जी कौन थे? धनराम किसके पिता हैं? सोचकर बताएं और कमेंट करके बताएंगे कि भाई धनराम जी किसके पिता हैं। तो धनराम जी रहते हैं शिल्पकार टोले में। अनुगूंज का अर्थ क्या होता है? अनुगूंज का अर्थ बताएंगे, देखिए और बताएं अनुगूंज का क्या अर्थ है। टकराकर लौटने वाली आवाज को अनुगूंज कहा जाता है, मीठी आवाज, तेज आवाज या पुकारने वाली आवाज। तो बच्चों जो टकरा कर आवाज आती है, गूंजने वाली आवाज, वही क्या कहलाती है? अनुगूंज कहलाती है। जब मोहन जा रहे थे कहाँ पर? शिल्पकार टोले में, तब उन्हें अनुगूंज सुनाई दे रही थी, किसकी? लोहे की। थप थप की आवाज किससे हो रही थी? गर्म लोहे पर हथौड़े के पड़ने से, ठंडे लोहे पर हथौड़े के पड़ने से, गर्म लोहे पर हथौड़े के पड़ने से, गोले लोहे पर हथौड़े के पड़ने से, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई बताएंगे थप थप की आवाज कैसे हो रही थी। अगर गर्म लोहे पर आप हथौड़ा डालेंगे तभी किसकी आवाज होती है? थप थप की आवाज होती है। अगर आप ठंडे लोहे पर डालते तब क्या होता? तब लोहे को आकार ही नहीं मिल पाता। मोहन के पिता का क्या नाम था? गंगाधर, वंशीधर, गिरिधर या धराधर? मोहन के पिता का नाम बताया गया था बच्चों पीछे ही, तो उनके पिता का नाम था वंशीधर। मोहन किस कार्य से घर के हसुआ को लेकर निकले थे? मोहन किस कार्य के लिए घर से हसुआ लेकर निकले थे? लकड़ी काटने के लिए, कांटेदार झाड़ियों को काटने के लिए, पशुओं के लिए घास काटने के लिए, या जानवरों को चारा देखने के लिए? तो मोहन निकले थे कांटेदार झाड़ियों को काटने के लिए। जो उनके खेत के अड़ोस पड़ोस में कांटेदार झाड़ियां उगाई थी, उसे काटने के लिए ही मोहन निकले थे। आगे देखें, मोहन के पिता घर का खर्च कैसे चलाते थे? पटवारीगिरी करके, यजमानी करके, पुरोहिताई करके या नौकरी करके? तो मोहन के पिता घर का खर्च कैसे चला रहे हैं भाई? यजमानी करके। यजमानी किया था उन्होंने, थोड़ी थोड़ी, थोड़े थोड़े पैसे हो गए थे, और उसी से ही क्या होता है? उसी से ही माफी भाई, यजमानी नहीं, पुरोहिताई। यजमान तो वो होते हैं जो पूजा के लिए बुला रहे हैं। यजमान आपके कौन हुए? जो पूजा के लिए बुला रहे हैं। मोहन के पिता करते थे पुरोहिताई, पुरोहित का काम। मोहन के पिता क्या थे? बूढ़े थे, जर्जर शरीर वाले थे, संयमी थे, या फिर उपयुक्त सभी थे? मोहन के पिता क्या रहे होंगे भाई? बूढ़े तो ही थे, जर्जर शरीर वाले थे, इसीलिए कोई काम नहीं कर पा रहे थे, और संयमी भी थे, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। तो सारे के सारे ऑप्शन ही आपके सही होंगे। मोहन के पिता वंशीधर जी रुद्री पाठ करने के लिए असमर्थता क्यों व्यक्त करते हैं? बीमार होने के कारण, व्रत होने के कारण, 2 मील की चढ़ाई के कारण, या पानी भर जाने के कारण? तो उन्होंने कहा था 2 मील की चढ़ाई है, चढ़ी नहीं जाती इस उम्र में, हड्डियां क्या है? कमजोर हो रही हैं। हसुए की धार कैसी हो गई थी? तेज हो गई थी, कुंद हो गई थी, मजबूत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हसुए की धार, आपने भी बच्चों हसुआ अगर प्रयोग किया होगा गांव में आपको मिल जाएगा। तो हसुए की धार कैसी होती है भाई? हसुए की धार कुंद गई थी, मजबूत नहीं, तेज नहीं, कुंद गई थी, इसीलिए उससे काम नहीं हो रहा था। धनराम क्या काम करता था? धनराम जो मोहन का सहपाठी था, क्या काम करता था? लोहार का, शिक्षक का, पुरोहित का, या सब्जी बेचता था? तो भाई लोहार का काम करता था। नाम भी तो इसीलिए है गलता लोहा। गलता लोहा नाम क्यों रखा गया होगा? क्योंकि भाई मोहन का जो व्यक्तित्व है वो क्या है? मोहन का व्यक्तित्व एक जगह से मजबूत बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अब कार्य की वजह से जो आपके समाज में क्या है, बटा हुआ है 2 वर्ग, उसमें मोहन का जो व्यक्तित्व है वो धीरे धीरे गल रहा है लोहे के रूप में। मोहन के शिक्षक का क्या नाम था?
मास्टर शिव सिंह, मास्टर देवीलाल, मास्टर त्रिलोकी सिंह या फिर मास्टर गिरिराज सिंह? तो मास्टर त्रिलोकी नाम था किसका? मोहन के शिक्षक का। धनराम मास्टर जी किस चीज से डरते थे? आवाज से, पढ़ाने से, छड़ी से, या इनमें से कोई नहीं? धनराम मास्टर के किस चीज से डरते थे? धनराम जो कि मित्र थे किसके? मोहन के, वो डरते थे छड़ी से, क्योंकि भाई छड़ी की मार क्या होती है? बहुत तेज होती है, जो हमें भी लगती थी, हमें भी डर लगता था। शैतानी करते हुए बच्चों को सांप क्यों सूंघ जाता था? शैतानी करते हुए आपको क्या लगता है बच्चों को क्यों सांप सूंघ जाता है? मोहन को देखकर, सांप देखकर, त्रिलोकी सिंह को देखकर, मोहन के पिता को देखकर। तो भाई जैसे ही मास्टर त्रिलोकी सिंह आते हैं, मास्टर त्रिलोक सिंह आते हैं क्लास में, बच्चों को सांप सूंघ जाता है। प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने, यह कथन किसका है? मोहन का, त्रिलोकी सिंह मास्टर का, धनराम का, या मोहन के दोस्त का? तो त्रिलोक सिंह मास्टर जी का कथन था कि प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने। त्रिलोक सिंह का प्रिय शिष्य कौन था? पीछे ही बताया गया, भाई मोहन ही थे त्रिलोक सिंह के प्रिय शिष्य। उनको क्या लगता था? उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मोहन बड़ा होकर कोई बहुत बड़ा काम करेगा। मोहन पढ़ाई के साथ साथ किस में अच्छा था? गायन में अच्छा था, खेलने में अच्छा था, तैरने में अच्छा था, या छलांग लगाने में अच्छा था? तो मोहन पढ़ाई के साथ साथ गाने में बहुत अच्छा था, बहुत ही मेधावी छात्र था मोहन। विद्यालय में कौन सी प्रार्थना होती थी बच्चों? इतनी शक्ति हमें देना दाता, दया कर दान भक्ति का, हे प्रभु आनंद दाता, या ये सभी? अच्छा, कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिल जाएगा ये सभी के सभी, लेकिन दया कर दान भक्ति का के बारे में बताया गया है कि मोहन ऐसा गाना शुरू करता था। फिसड्डी बालक को दंड कौन देता था? त्रिलोकी सिंह देते थे, मोहन देते थे, गोपाल दास देते थे, या धनराम देते थे? यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकती है। पीछे हम क्या पढ़कर आए कि मास्टर साहब क्या करते थे? उल्टे सीधे सवाल पूछ लेते थे। उल्टा सीधा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मास्टर लोगों का काम ही होता है उल्टा सीधा सवाल पूछना। फिर त्रिलोक सिंह सवाल पूछ लेते, जब कोई जवाब नहीं दे पाता तो फिसड्डी बालक कहा जाता है उसे, और उसे दंड देने का काम किसे सौंपा जाता? मोहन को। त्रिलोक सिंह क्या कहते हैं? सिर्फ ये बताते कि हाँ भाई 10 उठक बैठक लगाओ, ये करवा दो, ये करवा दो। चलिए बच्चों, आज के प्रश्न हमारे 28 प्रश्न हुए। आपने पूरा का पूरा गलता लोहा पढ़ा। उम्मीद करते हैं बच्चों को कहानी पसंद आई होगी, कहानी समझ आई होगी। अगर कहानी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, अगर आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे बच्चों ज़रूर कमेंट करें। एक बार वापस पहली पंक्ति फिर से पढ़ लें, ताकि जो डाउट है घुमा फिरा कर निकल जाए कि अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों के राह बाहर निकाल देने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। दाजू का कथन है, और दाजू लिखा किसके द्वारा है? शेखर जोशी द्वारा लिखा गया है। परिचय में भाई जन्म हुआ है 1932, अल्मोड़ा उत्तरांचल। अब प्रमुख रचनाएं वही आपकी कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद, और सम्मान में इनको मिला है पहल सम्मान। बाकी आपने थोड़ा सा पढ़ा परिचय, उसके बाद पूरा का पूरा आपने पढ़ी, पूरी की पूरी आपने कहानी सुनी। कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।